हे फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, वर्णमाला के तहत जो स्वर था, स्वर पूरा समाप्त हो गया। एमसीक्यू देने वाला था, लेकिन मैं सोचा कि अगर व्यंजन को भी पूरा आप लोगों को दे दे रहा हूं, उसके बाद दोनों का स्वर और व्यंजन दोनों का एमसीक्यू एक साथ देता हूं, तो इससे ये हो जाएगा कि आप लोगों को एक बार सोचने समझने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। क्योंकि अगर स्वर का एक ही बार में एमसीक्यू दे रहा हूँ, तो आप बेहिचक जो है स्वर में आंसर लगाते चले जाएँगे। इसलिए जो है स्वर और व्यंजन दोनों को पढ़ाने के बाद एमसीक्यू एक साथ दूँगा। इसी प्लानिंग के साथ मैं आज व्यंजन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ और व्यंजन का देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट है और क्या-क्या आपके प्रतियोगिता के लिए महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले ये मैं बता देना चाह रहा हूँ कि इसमें जो है जितनी लाइन लिखी हुई है, उसके कम से कम आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि उसका डबल, जस्ट डबल क्वेश्चन बनेगा। मतलब एक लाइन का मत उसमें मान के चलिए कि किसी में 2, किसी में 3, किसी में 1 क्वेश्चन बनना तय है। अब बनता रहा है, इसलिए जो एक-एक लाइन यहाँ महत्वपूर्ण है, एक-एक वर्ण महत्वपूर्ण है, एक-एक अक्षर महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है इसे ध्यान से आप लोग सुनिएगा और याद कर लीजिएगा। याद करने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही ट्रिक है, वो है आप लोग ज़ुबान पे चढ़ाइएगा। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि आज कौन-कौन से क्वेश्चन जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं और आने की प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले व्यंजन को देखते हैं, व्यंजन होता क्या है? व्यंजन के बारे में अगर व्याख्या किया जाए, तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाला जो वर्ड होता है, वही व्यंजन होता है। यानी कि स्वर की जब सहायता ली जाती है, तभी जाके जो है ये व्यंजन पूरा होता है। यानी कि व्यंजन जब तक एक वर्ण और स्वर दोनों मिला ना हो, तो व्यंजन को आप नहीं पढ़ सकते। जैसे जब मैं वर्णमाला का शुरुआत किया था, उसी समय मैं बताया था क हलंत लिए हुए प्लस जब क हलंत लिए और प्लस होगा, तब वो जाके क बनता है। तो ये हुआ आपका व्यंजन और व्यंजन के आगे चलते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बातें इसकी है। परंपरागत रूप से अगर देखा जाए, तो व्यंजन की जो संख्या होती है 33 होती है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होती है, लेकिन उसमें ड और ढ, जब ड और ढ ये 2 गुण है, इनको मिला दिया जाता है, तब इसकी संख्या जो है 35 हो जाती है। यानी कि अगर पूछे कि परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप 33 ही बताएँगे। लेकिन जब कहें कि द्विगुण के साथ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप हमेशा 35 ही आंसर लगाएँगे। तो ये रहा है आपका, यहाँ से क्वेश्चन की आपकी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ से हर एक लाइन, हर एक शब्द आपके प्रश्न रहेंगे और आंसर रहेंगे और ये ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे मैं बोल दे रहा हूँ। ये सब के सब प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कौन-कौन से हैं? आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? यानी कि आगत व्यंजन कितनी की संख्या कितनी होती है और कौन-कौन से हैं? ये 2 क्वेश्चन बन गया ये इस दूसरी लाइन में। तो ये हो गया आगत व्यंजनों की संख्या 2 होती है और वो दोनों होते हैं ज और फ। ज और फ आगत व्यंजन है, ये याद कर लीजिए। 2 क्वेश्चन यहीं से बन गया। हर एक लाइन से क्वेश्चन आपको मिलेगा। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों को देखा जाए, बार-बार ये पूछा जा चुका है, संयुक्त व्यंजन कौन-कौन से हैं? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है और ये हैं छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ, त्र, ज्ञ और श्र, श्री गणेश वाला श्र, तो ये हो गया छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये है आपका संयुक्त व्यंजन। ये आपकी दूसरी लाइन ये रही। तीसरा देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये मैं अगर इस तरह से बोल दूं कि लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में जब हिंदी के वर्णमाला को टच करता है, तो अंतस्थ व्यंजन को जरूर पूछता है। तो अंतस्थ व्यंजन को देखा जाए, तो यह है य, र, ल और व। य, र, ल और व अंतस्थ व्यंजन है। आगे चलते हैं लुंठित व्यंजन। इसमें व्याख्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें व्याख्या
पूछता ही नहीं है, बस सीधे सीधे यही रहता है कि लुंठित व्यंजन कौन है, अंतस्थ व्यंजन कौन है, आगत व्यंजन कौन है, ये सब जो है आपका संयुक्त व्यंजन कौन है, बस यही सीधे सीधे पूछ देगा। इनमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है और दे देगा, और पूछ देगा इसमें से नहीं है। उसी तरह से आगत व्यंजन होते हैं, दे देगा, और इसमें से चाहे ज और फ में से किसी एक को दे देगा। आगत व्यंजनों की संख्या होती है 2, 4, 6, 8। अब इस तरह से दे देगा, या प्रश्न ऐसे ही बनाता है। तो ये रहा। लुंठित व्यंजन को देखते हैं, तो लुंठित व्यंजन एक ही होता है लेकिन बार बार फंसाता है, इसलिए लुंठित व्यंजन र लुंठित व्यंजन होता है। आगे चलते हैं, पार्श्विक पार्श्विक व्यंजन को देखते हैं, तो पार्श्विक व्यंजन ल होता है। र और ल, र ल याद कर लीजिए, इसीलिए इसको एक साथ लिख दिया हूं कि लुंठित र है तो पार्श्विक ल है। ऐसे याद कर लीजिएगा, लुंठित र है तो पार्श्विक जो है आपका ल है। ये आप लोग एक साथ र ल याद कर लीजिए। आगे चलते हैं, उष्म संघर्षी या संघर्षी व्यंजन या उष्म व्यंजन, ये पूछता है बार बार। ये जो है आप उष्म व्यंजन, इसको आप जब उष्म व्यंजन को पुकारेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वाकई में ये उष्म व्यंजन है, क्योंकि इनको जब पुकारते समय आपको ऊष्मा ज़्यादा से ज़्यादा निकलती है। जैसे स, श, मूर्धा स, ह, इसमें अधिक से अधिक श्वास निकल रही है, तो ये उष्म व्यंजन है। उष्म संघर्षी व्यंजन बार बार पूछा है, तो ये है। हम लोग जैसे प्राथमिक पाठशाला में पढ़ते थे, जिसको प्राइमरी पाठशाला बोलते थे, तो उसमें इस तरह से पढ़ाते थे सब, छोटा सा, बड़ा सा, ह, छ, त्र, ज्ञ। उसी तरह से इसमें आप छोटा सा, बड़ा सा, मूर्धन्य स, ह, तो आप ऐसे पढ़िए, स, श, मूर्धा स और ह। तो ये हो गया आपका क्या, उष्म संघर्षी व्यंजन। आगे चलते हैं, उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन को देखा जाए तो ड और ढ है, डमरू वाला ड और ढ, ये है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन ड और ढ है। आगे चलते हैं, सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजनों को देखते हैं, तो सघोष व्यंजनों को जानने के लिए थोड़ा सा यहाँ ठहरिए और इसे समझने की जरूरत है। इसमें थोड़ा सा समझिए, अपने आप याद हो जाएगा, इसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सघोष व्यंजन वो होते हैं जो आपके व्यंजनों की माला होती है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, थ वर्ग, प वर्ग, जो ये होती है, उसमें जो है, इसको जब अघोष व्यंजन को देखेंगे तो कौन कौन से होते हैं। उसमें अघोष व्यंजन में पहला और दूसरा, ये पहली और दूसरी लाइन की जो होते हैं, ये होते हैं अघोष व्यंजन। अघोष जिसमें से कम घोष हो, मतलब जो घोष का मतलब होता है एक तरह से आवाज, तो ये हो गया आवाज और सांस कम से कम निकले। तो पहला और दूसरा वर्ग है, एक हो गया ये क वर्ग, ये पहला हो गया, और ख वर्ग ये दूसरा हो गया। तो क वर्ग पहला, ख वर्ग दूसरा। न जब आप इसको पुकारिए, क, ख, क, ख, बिना रुकावट का आ रहा है, तो ये जो है, ये पूरा वर्ग पहला, और ये पूरा वर्ग ये है दूसरा। ये क्या है, अघोष व्यंजन। साथ ही साथ इसमें फ, श, मूर्धा स और स, ये जो है इसके साथ होते हैं, यानी कि पहला वर्ग प्लस दूसरा वर्ग, और साथ में फ, श, स, मूर्धा स और स, ये होता है आपका अघोष व्यंजन। तो अघोष व्यंजन को फिर से समझिए, क वर्ग और ख वर्ग, की जो लाइन है, यानी पहली और दूसरी लाइन का पूरा जो है, ये प्लस फ, बड़ा स, मूर्धा स और छोटा सा, ये इस तरह से जो है, तो ये हो गया आपका। देखा जाए तो 4, 2, 6, ये 6 याद करने पड़ेंगे इस तरह से। तो आप 1, 2 कर लीजिए, फ, श, स, मूर्धा स और स,
तो ये हो गया अघोष व्यंजन आपका। आगे चलते हैं, देखते हैं कि सघोष व्यंजन क्या होता है। सघोष, सघोष जिसमें अधिक से अधिक आपकी आवाज भी हो, हवा भी जाए, तो सघोष व्यंजनों को देखा जाए तो ये है तीसरा, चौथा और पांचवा। यानी कि ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ये हो गया आपका ये लाइन, ये और ये तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष व्यंजन में होते हैं 3, 4, 5। 3, 4, 5 प्लस य वर्ग, य वर्ग का होता है य र ल व, य र ल व, ये जो है इसका य वर्ग हो गया, प्लस ड ढ हज, ड ढ हज, ये है सघोष व्यंजन। ये सघोष व्यंजन ये लंबा सबसे पड़ता है। तो ये सघोष व्यंजन को फिर से देखिए, 3, 4, 5 यानी कि 3, 4, 5, 3, 4, 5, ये हो गया आपका सघोष व्यंजन। 3, 4, 5 लाइन प्लस य वर्ग, य वर्ग के साथ साथ ड ढ हज, ड ढ हज, ये सघोष व्यंजन में आते हैं। ये आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। सघोष व्यंजन कौन कौन से हैं और अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं, बार बार पूछा है ये और पूछता रहेगा। ये यही सब तो हैं जो आपको परेशान किया जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, ये ऐसे क्वेश्चन डालकर। आगे चलते हैं, इसमें अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, ये बार बार आप बच्चे पूछते भी हैं कमेंट करके कि सर इसको जरूर बताइएगा, इसको जरूर बताइएगा। तो इसकी भी वही कंडीशन है कि इस वर्ग में 1, 3, 5 मतलब 1, 3, 5 प्लस अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन ये है य र ल व, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5 प्लस अंतस्थ व्यंजन य र ल व, य र ल व प्लस 1, 3, 5, वही 1 क वर्ग, 3 ग वर्ग और 5 अंग वर्ग, ये हो गया आपका अंग। यानी कि क, ग और अंग, ये वर्ग के जो हैं ये आता है अल्प प्राण में। अल्प, अल्प मतलब छोटा, छोटा जितना कम से कम हवा चले, हवा निकले। महा में इस तरह से, अल्प में इस तरह से कर सकते हैं कि जिसमें जिसका उच्चारण करने में कम से कम हवा निकलती हो वो अल्प प्राण हो गया, और जिसमें जिसका उच्चारण करते समय हवा की मात्रा ज़्यादा निकलती हो वो महाप्राण में। नाम से भी पता चल जाएगा आपको, अल्प मीन्स थोड़ा, महा मीन्स ज़्यादा। तो अल्प प्राण के अंतर्गत इनका उच्चारण करेंगे, क में कम हवा निकलेगी, ग में भी कम हवा निकलेगी, अंग में भी कम हवा निकलेगी। सेम वही अब इस अंतस्थ व्यंजनों को देखा जाए तो अंतस्थ व्यंजन य र ल व, इसमें भी हवा कम निकलती है। आगे इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी जो अल्प प्राण की संख्या है, अल्प प्राण व्यंजन की जो संख्या होती है वो 31 होती है, प्लस इसमें जो है अनुस्वार होता है, अनुस्वार, अनुस्वार भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया 31 संख्या प्लस अनुस्वार। आगे अनुस्वार ये अंग, ये अंग हो गया। तो ये हो गया अल्प प्राण व्यंजन 31 प्लस अनुस्वार, और ये साथ साथ में ये देख लीजिए 1, 3, 5 और अंतस्थ व्यंजन, ये है अल्प प्राण का। महाप्राण के में चलते हैं, महाप्राण व्यंजन में। तो महाप्राण व्यंजनों की संख्या कौन कौन सा होता है, दूसरा और आपका चौथा लाइन, यानी कि दूसरा और चौथा लाइन। उसके बाद बचता कौन सा है, 1, 3, 5 हो गया तो दूसरा और चौथा बचता है। तो दूसरा और चौथा रो का जो होता है ये हो गया आपका महाप्राण। इसमें इसकी घोषणा करते समय आवाज ज़्यादा भी निकलती है, हवा ज़्यादा भी निकलती है, थोड़ा उसमें दम लगाना पड़ता है, थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है। ख, ख, घ, ख, घ, आपको इसमें ताकत भी लगानी पड़ती है, हवा भी ज़्यादा निकलता है। तो और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन को आपको मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे आपका ऊष्म व्यंजन जो था, यहाँ अंतस्थ व्यंजन, लुंठित, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन ये बताया था मैं। तो ऊष्म व्यंजन में जिसमें इसमें जो है ऊष्मा निकलती है, अधिक से अधिक ऊष्मा निकलती है। स, श,
मूर्धा श और ह। तो इसमें ये खुद ही बता रहा है कि उसमें संघर्षी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है इसको बोलने में। इसको बोलने में, जिसको बोलने में अधिक से अधिक संघर्ष करना पड़े, अधिक से अधिक ऊष्मा निकले, तो ये हो गया ऊष्म संघर्षी। वही जो है ऊष्म व्यंजन प्लस दूसरा और चौथा रो, ये हो गया आपका महाप्राण। आगे चलते हैं नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन को हर कोई बच्चा जानता है, जो जिसका जो है बता चुका हूँ इसको। नाक से जो है इसके हवा निकलते हैं, नाक से भी, इसकी आवाज़ भी नाक से ही आती है, उच्चारण होता है। जैसे अंग, अंग, इय, अण, न, म, ये क्या है? नासिक के व्यंजन है। ये पूछता है भाई, इस ऐसे नहीं इस पे इस बोर्ड पे लिख दिया हूँ, ये पूछता ही पूछता है। आप लोगों को इसे याद करना ही पड़ेगा, और है तो बहुत सिंपल, बस एक बार समझने की ज़रूरत है। अब मैं इतना प्रॉपर इसके संदर्भ में मैं आपको बोल बोल के समझा दे रहा हूँ कि आप लोगों को इस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस ध्यान से सुन लीजिए। नासिक के व्यंजन अंग, इय, अण, न, म, ये है आपका नासिक के व्यंजन। आगे चलते हैं, देखते हैं कंठ व्यंजन। कंठ, कंठ जो गले से आता है, कंठ व्यंजन बिना रुकावट का होता है। क, ख, ग, घ, अंग। क, ख, ग, घ, अंग। ये है सब मिला के क, ख, ग, घ, अंग। ये बिना रुकावट के है, कंठ से आता है। आगे आगे देखते हैं तालव्य। तालव्य देखें, तालव्य व्यंजन में च, छ, ज, जिह्वा का, देखिए च, छ, तालु पे जिह्वा का टच होना, च, छ, ज, झ, इय, और ये है श और य। च, छ, ज, झ, इय और श और य। ये है आपका तालव्य व्यंजन। आगे चलते हैं मूर्धन्य व्यंजन को देखते हैं। मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन को देखा जाए तो इसमें है ट। आपकी जो जुबान का अगला हिस्सा है सीधे तालु में टच करेगा, ये एक तरह से धनुष बनाए हुए। ट, 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 ठ, ड, ढ, अण और मूर्धा स। ट, ठ, ड, ढ, अण और मूर्धा स। ये आपका जो है पूरी तरह से जो जुबान को मोड़ रहा है, जहाँ जुबान मुड़ते हुए और अगला हिस्सा आपके तालु में टच हो, ये है मूर्धन्य व्यंजन। और ये जो है ट, ठ, ड, ढ, अण और साथ में मूर्धा स। दंत्योष्ठ, दंत्योष्ठ माने दांत और ओठ का, दोनों का जहाँ पे हो, तो ये हो गया व, ये हो गया व। आगे है स्वर यंत्रीय व्यंजन। स्वर यंत्रीय व्यंजन ह, स्वर यंत्रीय व्यंजन ये होती है कौन सा? ह। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। अयोगवाह, अयोगवाह को देखिए तो अयोगवाह में अंग और अह, अंग और अ यानी कि अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, अंग अनुस्वार होता है और विसर्ग जो है अह होता है। तो अह अनुस्वार अयोगवाह जो होता है वो अयोगवाह वर्ण अंग और अह होता है। इसमें जो है दूसरी अगला देखते हैं अघोष वर्ण। अघोष वर्ण कौन 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 होता है? तो अघोष वर्ण स होता है, स। अघोष वर्ण स होता है, ये महाप्राण भी है। आगे चलते हैं अघोष महाप्राण। अघोष महाप्राण ये तालव्य लिए हुए हुआ, तालव्य लिए हुए श, तालव्य लिए हुए श। आगे चलते हैं, देखते हैं अर्धस्वर। ये सब के सब पूछे हुए हैं और पूछे जाते रहते हैं, इनको याद जरूर कर लीजिएगा आप लोग। अर्धस्वर, अर्धस्वर पूछ देता है अर्धस्वर कौन है इसमें, तो आपको अर्धस्वर दे देगा चारों में, और ये या तो य दे देगा या फिर वह दे देगा। तो अर्धस्वर है य है और वह है। आगे चलते हैं अनुस्वार। बताया था अनुस्वार अंग है, विसर्ग जो है अह। एक चीज मैं बताना यहाँ पे भूल गया, महाप्राण जो होता है, महाप्राण व्यंजनों की संख्या यानी विसर्ग, महाप्राण व्यंजनों की संख्या 15 होती है प्लस विसर्ग। महाप्राण 15 और विसर्ग, ये हो गया विसर्ग ये। और वहीं पे ये 31 जो है अल्प प्राण होते हैं और अनुस्वार अंग।
तो ये मैं भूल गया था। आगे चलता हूँ। आगे देखते हैं उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण स्थान के आधार पर देखा जाए कि क वर्ग प्लस ह, क वर्ग प्लस ह को उच्चारित करेंगे तो वो किससे उच्चारित होगा? वो होगा कंठ से, यानी कंठ्य। क प्लस ह को जब उच्चारित करेंगे तो आपके कंठ से निकलेगी ये हवा। ये कंठ से, बिना रुकावट के कंठ से डायरेक्ट आएगा क, बिना रुकावट के। क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, अंग, क, ख, ग, घ, अंग, ये कंठ से निकल रहा है। आगे चलते हैं, ह भी है उसमें, ह, ह बोल के आप लोग बोलिए, बिना बोले काम नहीं चलने वाला। आगे चलते हैं च वर्ग। च वर्ग को देखते हैं, च वर्ग प्लस श, च वर्ग प्लस श को देखते हैं तो ये किससे उच्चारण होता है इसका? तो ये इसका उच्चारण आपका तालव्य से होता है, तालव्य से, तलवे से, यानी जिह्वा का और तलवे का संबंध होता है। च, च बोलिए, च देखिए, बोलिए च, ये च, च, छ, पूरा जिह्वा जो आपके तालव्य को टच कर रहा है। च, छ, ज, झ, इय, च, छ, ज, झ, और ये श, श, तो ये हो गया तालव्य। ट वर्ग को देखते हैं, ट वर्ग, ट, ट, ये पूरी तरह से मूर्धा है। आपको बताया कि ट, जैसे ट बोलिए तुरंत आपका जो जुबान का अगला हिस्सा तलवे को टच करेगा और वो जो है वो भी मुड़े हुए, ऊपर आगे का हिस्सा मुड़ के टच करता है तलवे को। ट, ठ, ड, ढ, अण, ट, ठ, ड, ढ, अण, और प्लस मूर्धा स, तो ये हो गया आपका मूर्धन्य। त वर्ग को देखिए, त वर्ग ये दंत से होता है। त वर्ग का त वर्ग पूरा जो है आपको दांत को टच करेगा अगला हिस्सा। त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, प्लस स जब बोलेंगे तो जिह्वा का अगला हिस्सा दांत के निचले हिस्से को टच करेगा, स। तो त, थ, द, ध, न, और ये स, ये दंत से होता है। अगला प वर्ग का देखिए उच्चारण किससे होता है? सीधे सीधे होंठ से होता है। प वर्ग का होंठ से होता है। प, दोनों होंठ टच कर दिया। प, फ, ब, भ, म, ये पूरी तरह से होंठ को टच करता है। तो ये है उच्चारण के आधार पे किसका जो है कौन कहाँ कहाँ से होता है। ये हो गया आपका अयोगवास, अघोष, सघोष, महाप्राण, अर्धस्वर, अनुस्वार, विसर्ग, ये हो चुका। और बाकी आपका इसमें से कोई, सबसे बड़ी बात है, मैं जो दिया हूँ बोर्ड पे, ये 3 वीडियो जो जा रहा है, ये जो वीडियो दिया हूँ तीनों के तीनों, हर एक लाइन अपने आप में महत्वपूर्ण है, परंतु इस वीडियो का हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड, हर एक अक्षर महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूछता ही पूछता है। उसी हिसाब से मैं इस प्रश्नों को यहाँ लिखा भी हूँ, इन सेंटेंस को लिखा हूँ कि ताकि जो है आप लोगों का कहीं से भी जो है एक भी प्रश्न अब वर्ण से, जब भी वर्णमाला से पूछे तो गलत ना हो, और ना ही इसको पढ़ने के लिए किसी और चीज़ का सहारा लेना पड़े, कोई पुस्तक का, कोई मैगजीन का, या कहीं किसी कोचिंग संस्थान से किसी बनाए हुए नोट्स का। तो मैं ये बोल दे रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को एक एक लाइन ध्यान से आप लोग सुनिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, अपनी जुबान पे चढ़ाइएगा। दिमाग का इसमें प्रयोग कम से कम है, जुबान का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग इस वीडियो को ज़रूर आप लोग इसके बारे में कमेंट करिएगा। और ये जो है वर्णमाला का पूरा जो है समाप्त हो चुका है। अब इसमें मैं एमसीक्यू दूंगा, स्वर और व्यंजन दोनों का। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ध्यान रखिए, आप लोग तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि अब परीक्षा जो है ये चुनाव के बाद होनी है। और ये भी जान लीजिए कि जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है उसे खोने मत दीजिए। इसे पहला और अंतिम मानकर परीक्षा में जाइएगा बैठने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।